हम्म। जी आवाज आ रही है? बच्चे अगर आवाज आ रही है तो यस लिखिए। बच्चे ने रिस्पॉन्स कर दिया। वो आए नहीं है, 10:30 से है वैसे। 2 बच्चे ये नीचे करके दरवाजा बंद कर देना। पंखा चलाओ। चला दो। अभी तो आएंगे बच्चे धीरे धीरे। बेटा वॉइस आ रही है तो बता दो यार, लिख के एक बार। +20। बेटा वॉइस आ रही है तो लिख के बता दें। +20। विशाल, कुणाल। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? हाँ जी, मेरे को बता दें वॉइस वगैरह क्लियर है तो। डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था ना अपना, सही है? कितने आगे? अरे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड पे तो दिख रहा है। फिर तो सही है।
हाँ लाइट जानबूझ के कम करेगी है, लाइट तो लाइट जानबूझ के कम करवाई है। फिलहाल बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है। सही है फिर। देखो लास्ट टाइम हमने कहां तक किया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। अरे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया था ना। हाँ मैंने आपको बताया था कि 3D टू 4D क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज है, बट 4D टू 5D में क्या है, इंक्रीज कम आ रहा है, रेडियस का इंक्रीज कम आ रहा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही बता रहा हूं। देखो लेंथेनॉइड में मैंने ये बताया था, लेंथेनॉइड सीरीज मैंने बताई थी 6 पीरियड में आएगी, 6 पीरियड में लेंथेनॉइड की सीरीज आएगी। अब लेंथेनॉइड की सीरीज आएगी 6 पीरियड यानी कि 5D में, क्लियर है, 6 सीरीज यानी कि 5D में आएगी। अब 3D से 4D में रेगुलर इंक्रीज था एटॉमिक रेडियस का, 4D से 5D में इंक्रीज बहुत कम हो गया था। ये तो मैंने कल भी ग्राफ बनवाया था, अरे ग्राफ ये कल भी बनवाया था कि इसमें क्या था, यहां तक तो रेगुलर इंक्रीज था, ये 3D वाला, ये 3D वाला था, 3D में एक रेगुलर इंक्रीज था, 3D से 4D में, 3D से 4D में एक रेगुलर इंक्रीज आ रहा था, सही है ना, 3D से 4D में रेगुलर इंक्रीज था। और 4D से 5D में यहां हो गया था कि ये बिल्कुल रेडियस इनकी बिल्कुल एक जैसे हो गई थी, मतलब इंक्रीज था ही नहीं। 3D से 4D में एक रेगुलर इंक्रीज था और 4D से 5D में इंक्रीज बहुत कम था, ठीक है। तो इसको हमने कहा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज जो 3D सीरीज थी, 3D सीरीज थी, फिर 4D सीरीज थी और फिर 5D सीरीज थी, ठीक है भाई। 3D सीरीज थी, 4D सीरीज थी, 5D सीरीज थी। 3D सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जबकि 5D में जाते ही 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, या 32 प्रोटॉन बढ़ रहे थे। अगर हम प्रोटॉन के टर्म्स में बात करें, 32 प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज 32 यूनिट बढ़ रहा था। अब 32 यूनिट का अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसकी रेडियस कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था रेडियस में, इसलिए इसको कह रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन किस में आ रहा है, लेंथेनॉइड में आ रहा है, क्योंकि यहां पर लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो गए थे, ये था लेंथेनॉइड वाला पोर्शन। 5D में लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो गया था, तो 5D में लेंथेनॉइड आ रहा था, तो प्लस 32 यूनिट से हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वहां पर वो आ गया। अब 5D में 4F भी आ रहा था, 5D में 4F भी आ रहा था, और 4F में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो वो सेकंड रीजन बताया था कि 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ ये क्लियर है। तो ये तो लास्ट टाइम भी हो गया था। हाँ ये तो लास्ट टाइम मैंने बता दिया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आपका सीरीज चल रहा था, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा अगला, अगली प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें तो वैसे तो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट जो इसके मेन पॉइंट है वो बताता हूं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, 3D सीरीज की अगर आप मोस्टली बात करें, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसमें मेटालिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा मेटालिक या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा, मींस उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही उसमें मेटालिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो मोर विल बी द मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द मेटालिक बॉन्डिंग, या कोवेलेंट बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मेटालिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, उसके अंदर उतने ही ज्यादा फोर्सेस होंगे और उसको ब्रेक करने के लिए दैट्स वाई उसका क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। बट ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन किसमें नहीं लगेगा एक्सेप्ट Mn। Mn में ये चीज नहीं लगती है, मैग्नीज के अंदर, Mn एंड Tc टेक्नीशियम के अंदर ये चीजें नहीं लगती हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है वो वहां पर काम नहीं कर रहा है। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर इसका एक ग्राफ देखो तो इसका एक ग्राफ किस तरीके से बना होगा कि ऐसे ग्राफ इसमें बना होगा जिसके अंदर, ठीक है, एक ग्राफ आप देखना, 3D सीरीज का बना के दे रहा हूं आपको कि 3D सीरीज में कुछ ऐसा कुछ ग्राफ एक बार ऊपर गया, फिर ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। Mn यहां पर है, Mn यहां पर है बिल्कुल बॉटम में, इस तरीके से एक वी टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का एक वी टाइप का आपको मिलेगा जहां पर Mn सबसे नीचे आ रहा है। जबकि Mn में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें तो Mn के अंदर भी अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, Mn एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 25 में अपने पास 3D 5 रहेंगे, और 3D 5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे सबसे कम है। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है और ये उसका एटॉमिक नंबर Z है। ये मेल्टिंग पॉइंट Mn का सबसे नीचे है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे नीचे आ रहा है Mn का। तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है। बाकी आप किसी में भी देखोगे तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। Mn के लिए ये काम नहीं कर रहा है। Mn के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। उसका रीजन हम दे सकते हैं, उसका रीजन फिलहाल तो कोई नॉन रीजन नहीं है, बट ये कहा गया है बुक्स में कि उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा होगा। इसका कोई नॉन रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब इससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकियों को हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरी इसके अंदर अगर हम पूरे डी ब्लॉक में देखें तो जो टंगस्टन है, जो आप टंगस्टन देखोगे W, उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 3410 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इसका, बिकॉज इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। तो टंगस्टन में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 3410 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक और पॉइंट बनता है, वो बनेगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एक टर्म आती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन वर्ड का मतलब होता है एटम्स में कन्वर्ट करना। मतलब अपने पास कोई एक क्रिस्टल लैटिस होगा, कोई आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा क्रिस्टल लैटिस, कोई एक फिक्स्ड ऐसा 3 डायमेंशनल सॉलिड का स्ट्रक्चर अपने पास होगा और हम उसमें से एटम्स को अलग करना चाहते हैं। मतलब वो एटम्स एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में फिक्स्ड हैं और उसको हम एनर्जी दे करके ब्रेक करके उसका एटोमाइजेशन कर रहे हैं, मींस उससे एटम बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब सिंपल सी बात है कि यार अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई एक ऐसा सॉलिड है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है कि उसमें जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है। तो जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा हीट की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसमें हम सिंपली एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली, हम मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ एटोमाइजेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक ग्राफ एनसीईआरटी में बना होगा, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है।
कि मेल्टिंग पॉइंट अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जितना ज्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन देने की जरूरत पड़ेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। दोनों का बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न, सेम ही ग्राफ रहता है। तो ये मेनली 3D सीरीज का ग्राफ है। इसी तरीके से 4D और इस तरीके से 5D में बनता है। 5D वाला बस ये हो जाता है कि 5D वाले ग्राफ में जो टंगस्टन आता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, W, मतलब उसका एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। ठीक है, तो ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे बता दो, ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दो दिखाई दे रहे होंगे टॉपिक के अंदर, एक मेल्टिंग पॉइंट का और एक हीट ऑफ एटोमाइजेशन का। दोनों का ऑर्डर लगभग सेम है, इसी तरीके से ऑर्डर। इतना बताओ, क्या क्लियर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का? हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है जो एक फिक्स्ड सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा उसको हीट करके अलग अलग एटम में डिवाइड करना, उसको एटम्स में तोड़ देना। उसके लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन कह रहे हैं। ऑब्वियसली अब जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ एटोमाइजेशन की, है ना, सिंपल सा। तो ये क्या क्लियर हो गया? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख लोगे इतना, चाहे तो मैं इसका आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, इसके नोट्स में मिल जाएंगे। फिलहाल आप इसी को डायरेक्टली इसी में से भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप इससे भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीन जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको, ठीक है, जैसे मैं देता ही हूं डेली, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल से कुछ पॉइंट हैं। अब हम इसमें देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा। इनके अंदर जो भी अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर बनेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को ऑलरेडी क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और रेडियस से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल डी ब्लॉक की कंडीशन क्या है कि रेडियस कुछ फिक्स नहीं है ना, रेडियस में एक पैटर्न ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रेडियस पहले डिक्रीज कर रही थी, फिर कांस्टेंट थी, फिर इंक्रीज कर रही थी थोड़ी सी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी लगभग ऐसे ही कुछ ऑर्डर है। पहली बात तो मुझे यह बताइए कि एस ब्लॉक एलिमेंट से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे एस और पी से सबसे पहले। तो क्या लगता है आपको कि एस ब्लॉक से, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एस ब्लॉक से इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? क्या लगता है? रेडियस से डायरेक्टली रिलेट कर लो इसको। मैंने लिखवाया था ना कि एस ब्लॉक से इनकी रेडियस कम होती है। जब एस ब्लॉक से इनकी रेडियस कम है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगी ना। एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की रेडियस कम है, ऑब्वियसली कम है। एस ब्लॉक वाले उनकी मेटल की रेडियस बहुत ज्यादा होती है, तो अगर इसकी रेडियस एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की जितने एलिमेंट है उनसे तो ज्यादा आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एस ब्लॉक, और लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन पी ब्लॉक। पी के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कैसे कह लेंगे? पी के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जबकि एस के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिलहाल इसमें सेकंड पॉइंट ये आ रहा है कि कोई रेगुलर इस तरह का ट्रेंड नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी का, बट इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जितना भी हम देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ज्यादातर एटम्स के लिए रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही थी, तो इसलिए इसका लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बट इसका एक इरेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही वो करेगा।
फिक्स पैटर्न क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस का फिक्स पैटर्न नहीं है जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक रेडियस, अब वही इरेगुलर हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कभी भी रेगुलर पैटर्न शो नहीं करेगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है बट इरेगुलर पैटर्न है इसका आयनाइजेशन एनर्जी का। अब इसी से हम कुछ एक इसमें चीजें लगाएंगे। ग्राफ आपको याद नहीं करने, ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, बस ग्राफ को देख लो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल लो, ठीक है, वही मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से निकाल दे रहा हूं। अब आप ये देखिए, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी आ रहे थे, जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है। जिंक कहां आ रहा था? 3D सीरीज में, ये आ रहा था 4D सीरीज में, ये आ रहा था 5D सीरीज में। जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कहां आ रहा था? 3D में, कैडमियम 4D, मरकरी 5D सीरीज में। अब जिंक में आप लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आर्गन 18 किया, 3D में 10 भर दिए, 4s में 2 भर दिए, क्लियर? क्या ऐसा लिख सकते हैं? कैडमियम के पहले नोबल गैस क्रिप्टॉन Kr, 4D में 10 भर दिया, 5s में 2 भर दिया। जिनॉन 5D में 10 भर दिया, 4s में, 6s में 2 भर दिया। क्या हमने ये पढ़ा था कि जिंक कैडमियम और मरकरी ये तीनों की तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट हो या फिर कोई एक्साइटेड स्टेट हो, कम से कम एक अनपेयर्ड मिलना चाहिए। यहां पर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं आ रहा। तो 3D 10 भी पूरा भरा हुआ है, 4s 2 भी पूरा भरा हुआ है, 4D 5s 5D 6s सारे कंप्लीटली भरे हुए एलिमेंट है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, क्या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 4s भी कंप्लीटली फील्ड है और 3D भी कंप्लीटली फील्ड है। ये है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हाँ, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जिंक कैडमियम मरकरी की अपनी अपनी जो पीरियड होंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, अपने अपने पीरियड में, अपने अपने पीरियड में। ये तो कंफर्म है कि जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है या तो 3D में जिंक की आएगी, 4D में कैडमियम की और 5D में मरकरी। ये बताओ कि अपनी अपनी ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक कैडमियम मरकरी की आ रही है। रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज इसका एक तो फुली फील्ड क्या आ रहा है भाई, इसका फुली फील्ड NS आ रहा है और फुली फील्ड N-1 D आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बता दो, ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि वही पॉइंट करवा रहा हूं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ कोई याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए अपने को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि 4s का कंप्लीटली फील्ड है, 3D का कंप्लीटली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये बता दो, क्या ये क्लियर हो गया? इसे बता दे भाई मुझे, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? बता दो, ये पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर करने हैं। ये सारे पॉइंट पीछे क्वेश्चंस की फॉर्म में है भाई, सारे पॉइंट पीछे क्वेश्चन की फॉर्म में है कि जिंक कैडमियम मरकरी अपने अपने पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों शो कर रहा है, एग्जामिनर यही पूछेगा, ठीक। ये क्लियर, ये क्लियर? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब देखो आगे,
ये क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम, ये तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ये हम बात कर रहे थे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड के अंदर सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। कॉपर और क्रोमियम को देख लेते हैं। पॉइंट क्या है, नोट करने वाली चीज क्या है कि कॉपर एंड क्रोमियम शोज वेरी हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। निकाल के देख लो, क्या ये बहुत हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को शो करेंगे? कॉपर एंड क्रोमियम दोनों एक्सेप्शनल केसेस 3D में, दो ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, क्रोमियम का, कॉपर का, और दोनों क्या करेंगे, इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट यहां पे बन जाएगा। क्या निकाल सकते हो? क्रोमियम का निकालो, क्रोमियम का निकालो 24 का, क्या बनेगा? आर्गन लिखो 3d5 4s1, क्या ये बना? 3d5 4s1 बना? क्लियर है? ये 3d5 4s1 क्रोमियम का, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 4s से, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, आसानी से निकल गया, थोड़ी बहुत एनर्जी लगी, आसानी से पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से जाएगा? फुल एक्जैक्टली हाफ फील्ड 3d5, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है। कॉपर 29 का सेम ही सिचुएशन है, आर्गन के पास 3d10 आ रहा है और 4s1 आ रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन आपने आसानी से निकाला, दूसरा कहां से निकलेगा? फुली फील्ड 3d10, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे फिर भी नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये सिचुएशन है इसके अंदर कि कॉपर क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत हाई आ रही हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। भाई ये वाला पॉइंट क्लियर है? लिखते चले, मेरे को बताते चले, जो जो मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आसान नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, फिर बाद में आप कहीं कंफ्यूज होने लगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हाँ बिल्कुल, इनका आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए हाई है बिकॉज 3D और 3d10 और 3d5 बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम पार्शियली फील्ड बहुत स्टेबल होता है, और कॉपर तो खैर फुली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है ही। सिंपल सिंपल सीधी। अब इसके अंदर अगर एक पॉइंट में यहां पर ये देखूं कि अपने पास Mn है 25, क्या इसका वेरी हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी? मतलब अपने जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न होगा उसमें मैग्नीज बहुत ज्यादा हाई शो करेगा। क्यों? मैग्नीज आता है आर्गन 3d5 4s2, दिखाई दे रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 4s से, थोड़ी बहुत एनर्जी लगी क्योंकि फुली फील्ड है, एनर्जी लगी, उसको निकाला। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकला। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कहां जाना पड़ा? 3d5 में। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 3d5 में जाओगे, 3d5 बहुत स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे। तो Mn3 पॉजिटिव, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत ही अनस्टेबल, बहुत ही रेयर है कि Mn3 पॉजिटिव बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए Mn की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। क्या ये पॉइंट अपने को याद रहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में? भाई जितने जितने पॉइंट बता रहा हूं उतने उतने पॉइंट ही लर्न करने हैं, चैप्टर तैयार हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी से भी देखा हुआ है, प्रदीप से भी देखा हुआ है, आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो नहीं पूछे जाते हैं, वो बहुत ही रेयर उसमें है कि वो पॉइंट आए, ठीक है। क्लियर है। कॉपर क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, रीजन आपको बता दिया, बिकॉज हाईली स्टेबल 3d10 एंड 3d5। मैग्नीज का वही हाल है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। लास्ट पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी का आपको बताता हूं कि लास्ट पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या बन सकता है। लास्ट पॉइंट इसका ये बनेगा कि अगर हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं, टॉप टू बॉटम। अब जरा टॉप टू बॉटम के लिए बात करते हैं। टॉप टू बॉटम हम कहां गए? फ्रॉम 3D टू 4D, 3D से 4D में चले गए। 3D से 4D में रेडियस भी कंसिडरेबल इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल रेगुलर इंक्रीज था, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता 3D टू 4D। तो टॉप टू बॉटम फ्रॉम 3D टू 4D एटॉमिक रेडियस बढ़ा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एज एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। 3D से 4D में गए, एटॉमिक रेडियस बढ़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बट 4D से जब हम 5D में गए तो क्या लगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा। क्लियर? क्या ये सबको याद रहेगा कि 4D से 5D में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है? सिक्स्थ पीरियड 3D से 4D में गए, बढ़ गया रेडियस, 4D से 5D में रेडियस बिल्कुल सेम आ गया। क्या ये सबको याद रहेगा कि 4D टू 5D लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है? अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा, रेडियस बिल्कुल सेम आ गई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। रीजन क्या दोगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D से 5D में गए, बिल्कुल जो एटॉमिक रेडियस का पैटर्न आएगा ना, वही इसका पैटर्न होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। एक बार और लेंथेनॉइड वाला मैं ड्रॉ कर देता हूं। इधर है एटॉमिक रेडियस, इधर है एटॉमिक नंबर Z, ये है 3D, थोड़ा सा इंक्रीज 3D में, ठीक है। ये है 3D, सही है। 3D से 4D में गए, काफी रेगुलर इंक्रीज हुआ एटॉमिक रेडियस में। 4D से 5D में कोई इंक्रीज नहीं है, बिल्कुल सेम है रेडियस। अब 4D से 5D में रेडियस बिल्कुल सेम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मींस एटॉमिक रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होकर के कम हो गई है। कम का मतलब ये है कि बिल्कुल ही सेम आ गए, तो वो कम ही लगा के हम उसको चलते, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 4D टू 5D, 3D टू 4D एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करी, और 4D टू 5D बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करी। एक एक्सेप्शन जरा याद रखना इसमें, स्कूटर यामाहा लॉ, ठीक है। स्कूटर यामाहा लॉ, स्कूटर यामाहा लॉ, इसमें सबसे ज्यादा स्कैंडियम की होती है, उसके बाद अगर इसको ऐसे लिख लें, स्कैंडियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद यट्रियम की, उसके बाद लेंथेनम की। ये एक्सेप्शन आता है। क्यों एक्सेप्शन भी नहीं कहेंगे इसको? क्योंकि इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। लेंथेनम से आगे लेंथेनॉइड सीरीज आती है ना, तो लेंथेनम में तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो ये एक्सेप्शन भी नहीं है। बस इसको ऐसे याद रखना है, बिकॉज लेंथेनम से आगे लेंथेनॉइड सीरीज आती है, तो ये इफेक्ट इसमें काम नहीं करेगा, सिंपल। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एनसीईआरटी में आपको कुछ एक ग्राफ मिल जाएंगे, ग्राफ में यही पॉइंट ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ग्राफ आपसे फाइनल एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ये ध्यान रखना।
ग्राफ के अंदर जो पॉइंट बनते हैं वो पूछे जाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बताओ इतना क्लियर हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा क्लियरिटी बनी कि नहीं? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी सही है। राघव चावला का काफी देर बाद में मैसेज आया आज। राघव चावला भाई क्लियर है? जितना जितना करवाया जाए ना उसको आराम से करो, नोट्स में कॉपी में लिखो। कल मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, 8.123 करके कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे थे कि नहीं? डेली के डेली 5-7 क्वेश्चन बनेंगे, 5-7 क्वेश्चन डेली डेली सॉल्व करते रहो, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। भाई डेली के डेली का काम करोगे तो फायदे में रहोगे, पहले बता रहा हूं। लास्ट में 50 देखो करना तो भाई ऑब्वियसली पास तो होना ही है, ठीक है? तो डेली के डेली काम करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि बाद में काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा, 40-50 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक साथ करने पड़ेंगे, भूल जाओगे सब कुछ। तो डेली जो टॉपिक हो गया क्वेश्चन लिख। Hello, everybody. कैसे हैं आप सब? सर चले गए क्या? अरे कहाँ गए सारे? अपने नूर
बच्चे आवाज आ रही है? यार इस किनारे पे ठीक है भाई, वॉइस क्लियर है, आ रही है अभी? आवाज आ रही है? लिख के बता दो फटाफट। हाँ ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, 3D to 4D, बिकॉज ये आयनाइजेशन एनर्जी पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है एटॉमिक रेडियस पे। अब रेडियस का ट्रेंड कुछ इस तरह से था कि 3D से 4D में रेडियस कंसिडरेबली बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं है, जबकि 4D to 5D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी रेडियस क्या हो रही है, लगभग सिमिलर है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई। क्लियर? इससे ज्यादा आपको पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, इससे ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी में कहीं पर भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आप इतना तैयार करना है आयनाइजेशन एनर्जी का। ग्राफ में पहले बता रहा हूं, ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको याद नहीं कर सकते। ग्राफ में कुछ एक पॉइंट जो ऑब्जर्व करने के हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ कोई नहीं बना सकता, क्योंकि 10-10 12-12 एलिमेंट है, इरेगुलर ट्रेंड आ रहा है, जो मोस्ट कॉमन जो ट्रेंड है वो पढ़ना होता है अपने को। तो ठीक है, थोड़े बहुत एक्सेप्शन के साथ, जैसे कि स्कूटर, यामाहा, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम में मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इतना क्लियर है आयोनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न। एक इसमें लास्ट अपने को करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देख लेना इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, एक एक चीज इसमें बता देता हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लो ध्यान से, ठीक है, एक एक चीज इसमें बता देता हूं। वैसे तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रेडॉक्स में आपने कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी, ई नॉट वैल्यूज के बारे में। अगर नहीं पढ़ी हो तो 12th में आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये ई नॉट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, इसका मतलब क्या है ई नॉट, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। रिडक्शन, एक एक वर्ड आपको थोड़ा सा समरी इसका दे देता हूं। बुक्स में ये सीधा स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि बुक वालों को है ना, उन्होंने ये समझा कि आपको ये आता है, इसलिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, सीधा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से क्या इफेक्ट होगा डी ब्लॉक के ऊपर, डायरेक्टली दिया हुआ है। फिलहाल मैं थोड़ा सा समरी आपको दे दूंगी। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होगा कि टेंडेंसी टू गेन, है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होगा कि टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बाय एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय एन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड होगा, उसकी क्या टेंडेंसी है, कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। कि रिडक्शन वर्ड का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक, दो वैल्यूज, दो तरह की इसकी वैल्यूज आती है रिडक्शन पोटेंशियल की, ध्यान से देखना। एक वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाएगी, एक वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी। एक वैल्यू पॉजिटिव में, एक वैल्यू नेगेटिव में, यूनिट वोल्ट, V इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट,
और एक वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाएगी। दोनों का क्या मतलब होता है? पहले रिडक्शन वर्ड को समझो कि रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल का मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय एन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड टेंडेंसी, उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को रखेगा, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसी के बेस पर, रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर ही हम एक्टिविटी सीरीज को बनाते हैं। इसी बेसिस पर जो आपकी एक्टिविटी सीरीज बनती है ना, वो इसी के बेस पर बनती है मेटल्स की। उसमें नॉन मेटल को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का हम दोनों वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल देकर के क्लियर करता हूं इसको। देखो, पॉजिटिव वैल्यू का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करने चाहते, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है? इतना सबको पता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में आप एक नजर दौड़ाओ और उसमें से देखो कि यार कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली नॉन मेटल ही होंगे। नॉन मेटल में भी कौन इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा गेन करना चाहता है? राघव चावला, विवेकानंद, सही है। हेलोजन और हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, बस इतना पॉइंट आपको पता है, बाकी काम हो जाएगा यहाँ पे। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। कैसे टेंडेंसी रखेंगे? अगर इसको लिखा जाए, 2 फ्लोरीन है, F2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये बन गया F2F नेगेटिव। क्लियर? F2 था, फ्लोरीन गैस थी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2F नेगेटिव बन गया। अब इसका जो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में, वो कितना आ रहा है? वो है प्लस 2.87 वोल्ट। इसको E0 लिखा जाता है, प्लस 2.87 वोल्ट। बहुत बेसिक बता रहा हूं। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, और वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में प्लस 2.87। सारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की रहती है, ठीक है, रहनी भी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, पहली बात। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कौन रखेगा? ये बुक में नहीं मिलेगा, बेसिक है, ठीक है। बुक में सीधा डी ब्लॉक में सीधा स्टार्ट हो गए वो। उनको ये लगा कि आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आपको पता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उन्होंने डायरेक्टली एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है भाई। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कौन रखेंगे? मेटल रखेंगे। लिथियम के लिए सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू आती है। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, लूज करने के बाद इसने लिथियम का पॉजिटिव आयन बनाया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लिथियम पॉजिटिव बनाया, और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है वो है -3.04 वोल्ट। इतना E0 वैल्यू है, सबसे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है। क्या इतना क्लियर है? क्या ये चीज यहां पर अपने को समझ में आ गई? क्या ये चीज अपने को क्लियर समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव में कहीं पे अपने को वैल्यू दिख जाए, मतलब भाई वो क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। और अगर नेगेटिव वैल्यू कहीं पे मिल गई तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके ये आयन स्टेबल रहेगा। हाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, छोटा साइज भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी। तो लूज करेगा लिथियम, माइनस में -3.04 वोल्ट इसका रहेगा।
ये बेसिक्स अगर एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो एप्लीकेशन सीधे दिमाग में घुस जाएंगे फिर, क्योंकि फिर एप्लीकेशन को याद करना पड़ेगा अगर ये समझ नहीं आया तो। इसको समझ लो, एप्लीकेशन के 2-3 पॉइंट है, सीधे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल F2 फ्लोरीन, नॉन मेटल है, नॉन मेटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन किए पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, खत्म। अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देखो, अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देखना और फिर अपने आप मुझे आप एक सॉल्व करके बताओ। ठीक है, यहां मैं अगर लिखूं कि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक, एक वैल्यू है मेरे पास, वैल्यू आपको कोई याद नहीं रखनी है, सच में आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ऐसी कुछ वैल्यू आ सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। दो एग्जांपल है आपके सामने कि Zn2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। Zn2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया Zn, उसकी वैल्यू आ गई -0.76 वोल्ट। अब Mn के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने Mn के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो न्यूट्रल बन गया, Mn बन गया। ठीक है, अभी इन दोनों का नेगेटिव आ रहा है, कंपैरेटिवली दोनों का नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब तो हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों के दोनों यार मेटल है, जिंक और Mn, और मेटल के लिए लगभग ये वैल्यू नेगेटिव ही रहती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज ही करना चाहते हैं। अब अपने को कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कौन कितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। देखो Zn का ये इतना नेगेटिव है और Mn का 1.18 वोल्ट नेगेटिव है। किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी Zn न्यूट्रल आयन बनाने की, किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? Zn2 पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू इतनी है, Mn के लिए नेगेटिव वैल्यू इतनी है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतना ज्यादा लूज करना चाहता है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा लूज करना चाहता है। तो इसमें किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना? इसकी -1.18 वोल्ट है और इसका -0.76 वोल्ट, इसका ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। ज्यादा नेगेटिव को मतलब ये ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी को रख रहा है। तो इसमें एक रूल सिंपल से ये आएगा कि हाई नेगेटिव वैल्यू मींस हाई नेगेटिव वैल्यू, और इसका मतलब यहां पर बन जाएगा हाई नेगेटिव वैल्यू मींस मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट, more stable the oxidation state।
जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा उतना ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में ही 2 पॉजिटिव है और यहां भी Mn में 2 पॉजिटिव है। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है? Mn के लिए। मतलब Mn का जो +2 होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू, Mn का +2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Zn का +2। ठीक है, Zn +2 बनाना चाहता है, नो डाउट Zn +2 बनाना चाहता है, Mn भी तो +2 बनाएगा। Mn और Zn का +2 हम देख रहे हैं। मतलब ये Zn 2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा, Mn 2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा, बट Mn की टेंडेंसी लूज करने की ज्यादा होगी, ये मतलब है इसका। तो इसलिए Mn का जो 2 पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिंपल सा आपने कैसे चेक करना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उतना ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। अगर किसी, अब इसमें अगर पैटर्न देखा जाए, अगर हम इस चीज का पैटर्न देखें कि E0 वैल्यूज Mn2 पॉजिटिव और Mn, M2 पॉजिटिव और M, इस तरीके से लिखा जाता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ये M क्या है? ये कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, M कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। E0 मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 M2 पॉजिटिव M, मतलब हम M2 पॉजिटिव बना रहे हैं। अब M2 पॉजिटिव कब बनेगा? जब जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो होगा उसका M2 पॉजिटिव उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल। अब आप देखोगे कि लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है? मोर नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट लेस नेगेटिव वैल्यू शो होती है। इसको एक बार, ट्रेंड कोई रेगुलर तो नहीं है, ट्रेंड कोई रेगुलर नहीं है, बट फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं ये रेगुलर पैटर्न है। बस ये ध्यान देना है कि ओनली कॉपर हैज पॉजिटिव E0, के केवल कॉपर के लिए ही पॉजिटिव E0 आएगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव E0 है। और जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव E0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में वैल्यू गिवन होगी, एग्जाम में ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ना, ये वैल्यूज एग्जाम में गिवन होगी। बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि जितना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा उसका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब कॉपर के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब गेन है, कॉपर मेटल है बट उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करना चाहता। कॉपर हमेशा कैसे शो कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू 0.36 कितनी आ जाती है? +0.36 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करना चाहेगा? लूज नहीं करना चाहेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में रहता है। कॉपर हैज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। इसीलिए यही यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, बाकी सारे एलिमेंट हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं जबकि कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाता। इसका क्या रीजन हो सकता है? बस ये लास्ट एक क्वेश्चन मेरे को बता दो, इससे और क्लियर हो जाएगा। बाकी सब आप नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में एक बार और पढ़ लेना और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर अपने को एक मेटल गिवन है M और हमने एसिड के साथ रिएक्शन करी, तो एसिड से मिलेगा क्या? H पॉजिटिव।
एसिड से H पॉजिटिव है तो मिलेगा, और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो H2 गैस रिलीज होगी, यही तो होता है बेसिक। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे, ये एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन है कि अपने को क्या चाहिए, एक मेटल की रिएक्शन एसिड से करवानी है, एसिड का मतलब H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव से H2 गैस कब रिलीज होगी, मेटल प्लस एसिड H2 गैस। H2 कब रिलीज होगी, जब इसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे। कॉपर की वैल्यू आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो अगर कॉपर यहां पर रख दिया जाए और यहां पर H पॉजिटिव हो, तो क्या कॉपर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्या कभी वो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे सकता है कॉपर? अपने को ये पता है कि यार 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, तो क्या कॉपर H पॉजिटिव को कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं, मतलब ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, नो रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन कभी होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 या HNO3 की प्रेजेंस में होगी। ये पॉइंट बता दो कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर, कभी भी लूज नहीं करेगा। यस, इलेक्ट्रॉन को कभी लूज नहीं कर पाएगा। क्या ये लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नोट्स में आपको दे दूंगा, वहां से भी आप एक बार पढ़ लेना, पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कॉपर कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, HCl वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में लास्ट में। बिकॉज कॉपर हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज उसकी इनोट वैल्यू ही पॉजिटिव है, तो वो लूज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर कोई HNO3 या H2SO4 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो वो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की मैंने आपको बताया किस तरीके से काम होना है। जो पॉइंट मैंने क्वेश्चन अब नोट्स में लिखे हुए हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। जो भी पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं अब आप उनको समझ जाओगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं। ठीक, और आपको मैं क्वेश्चन भी लिख के भेज दूंगा कि एक्सरसाइज के 8 पॉइंट कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, कल हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली अपना कल अपना डी ब्लॉक वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। सिर्फ उसके 2 कंपाउंड हैं डी ब्लॉक के, K2Cr2O7 और KMnO4, उसको हमने पढ़ना है डिटेल में, उसके बाद डी ब्लॉक खत्म। ठीक है, बाकी सब जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। अलॉय फॉर्मेशन है, कैटलिस्ट है, वो लर्न करने वाला पॉइंट है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने का नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, मैग्नेटिक के साथ कलर कैसे बनता है वो बताऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं एनसीईआरटी में, भरे पड़े हैं क्वेश्चन। ठीक, क्लियर? ठीक है भाई, नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं, डेली के डेली 5-7 क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व कर लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि लास्ट में 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको नहीं कर सकते तुम लोग। डेली डेली 5-7 क्वेश्चन मिलते जाए, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ठीक, क्लियर? राघव चावला, सौर्य क्लियर है? विशाल, ललित, ऋषभ, चलो भाई बढ़िया। चलो, जो भी अब होगा वो कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, क्लियर?